हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आगे स्टार्ट करने वाले हैं हम 8 नंबर का चैप्टर जो कि है पादप में जनन। तो पादप यानी पेड़ पौधे। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में जनन क्या कैसे होता है, जनन क्या होता है। पहले तो हम ये जान लें कि जनन क्या होता है। तो माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। मतलब माता पिता के द्वारा एक नए बच्चे का जन्म ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं, तो पादपों में जनन की जो होती है विभिन्न विधियों के द्वारा होती है, जो कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है जनन की विधियां। अब जनन की कैसी कैसी विधियां होती हैं, आइए जानें। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कौन कौन से कायिक अंग पादप के होते हैं, तो मूल यानी जड़, तना और पत्तियां, ये तीनों क्या होते हैं, कायिक अंग होते हैं। वृद्धि की एक मिनट वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। मतलब एक सीमा तक बढ़ने के बाद क्या होता है, उनमें से फूल निकलते हैं। और बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यदि पुष्प के बाद आम के उस रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर एक नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादपों में पुष्पों की क्या भूमिका है। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। मतलब कि हमने पढ़ा भी कायिक अंग कौन कौन से हैं, मूल यानी जड़, तना और पत्तियां। और बड़े हो कुछ समय के बाद जो है, बड़े हो जाने के बाद पेड़ों पे क्या आता है, पौधों पे पुष्प आते हैं। पुष्प के बाद फिर उनमें फल लगना स्टार्ट होता है। और उन फल में क्या होते हैं, बीज होते हैं। पकने के बाद वो बीज, अगर हम फल को यूज करते हैं तो वो बीज क्या होते हैं, हम अगर कहीं उसको बो दे या फेंक दे तो उनसे एक और नया पौधा बन जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पुष्प हैं वो क्या है, पादप के जनन अंग हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। कोई फूल है तो हो सकता है उसमें नर जनन अंग केवल हो, या फिर हो सकता है मादा जनन अंग केवल हो, या फिर दोनों उपस्थित हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों के द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। मतलब कई विधियों के माध्यम से अपने बच्चे को उत्पन्न करते हैं, या अपने जैसे एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ये दो प्रकार की विधियां होती हैं। कौन कौन सी, एक लैंगिक जनन विधि होती है, और पहली अलैंगिक जनन विधि है और दूसरी अलैंगिक जनन विधि है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। मतलब अलैंगिक जनन में क्या होता है, बिना बीज के माध्यम से ही पौधे का एक मतलब उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कमल की कली, हम गुलाब की कली लगाते हैं तो वो बिना बीज के ही हो जाता है। लेकिन अगर हमें मटर मटर उगाना है तो मटर का बीज चाहिए, न कि मटर की कली चाहिए, मतलब उनकी एक डंठल। अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या होते हैं, तो अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के बिना ही उगाए जाते हैं। बिना बीज के या बिना बीजाणु के उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग के द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। मतलब अकाइक में, मतलब बिना बीज के तो कैसे करेंगे, मूल को, उनके जड़ को लेकर के, या फिर उनके तने को लेकर के, या उनकी पत्तियों को लेकर के हम लोग जो है क्या करेंगे, या फिर कली को भी लेकर के एक नए अंग का, मतलब एक नए पादप का निर्माण करेंगे। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे है, जैसे देखिए यहाँ पे गुलाब अथवा चंपा की जो शाखाएं होती हैं वो भी, उनकी हम लोग क्या कलम लगाते हैं, जो कि एक प्रकार की क्या है, कायिक विधि है। ये यहाँ से गुलाब है, अक्ष की जुड़ी कलिका, ये कलिका है, और ये पर्णवर्ध संधि है। हम इस तरह से काट करके क्या करते हैं, इसके जो है नए पौधे बनाते हैं। आलू है, आलू की आंख देखी होगी कि ये हम क्या करते हैं, इसको काट दे के
तब इसको जमीन में बो देते हैं। तो ये जो आलू की ये जो आंख होती है ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है और आगे बढ़ करके आलू का निर्माण करती है। उसी तरह अदरक है, यहाँ पे देखें आलू की आंख है। अदरक है, अदरक को भी इसी तरह से काट करके इसका प्रयोग करते हैं। ये अदरक जो है, ये अदरक क्या है, अदरक जड़ नहीं है, अदरक जड़ नहीं है, अदरक क्या है, तना है। अदरक का जो ये भाग है जिसको हम यूज करते हैं, ये किस श्रेणी में आता है, तने की श्रेणी में आता है। आगे बायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे कलिका होती है, ये बायोफिल्म की पत्ती है, इसको अजूबे का पेड़ भी बोलते हैं। तो क्या होता है, इस पत्ती से ही जो है धीरे धीरे नए नए पौधे बनने लगते हैं पत्तियों के द्वारा। अब आते हैं मुकुलन पे। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इसके इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिकीय जीव है। हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक कोशिकी है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घरों में जैसे आटा वगैरह गूंद देते हैं, ब्रेड बनाना हुआ तो उसमें हम थोड़ा सा ईस्ट की मात्रा डाल देते हैं जिससे कि ब्रेड हमारा काफी स्पंजी बने। बेकरी वगैरह में भी इसको उपयोग किया जाता है। दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लेते हैं, चुटकी भर ईस्ट लेकर जब इसको हम डाल देते हैं तो ये धीरे 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 देखिए यहाँ से ईस्ट एक कोशिकीय डाल दिया यहाँ से और ये विकसित होना स्टार्ट होता है और इस तरह से इसकी कई शाखाएं बनती चली जाती हैं। और इन शाखाओं को क्या कहते हैं, मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल क्रम से वृद्धि करता हुआ जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। मतलब पहले धीरे धीरे इस तरह से एक श्रेणी से बनता जाएगा, फिर इससे अलग होकर के एक नए ईस्ट बन जाएंगे। इस तरह से ईस्ट क्या होती है, अपने में मुकुलन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है, आटे में जो है धीरे धीरे आटा फूल जाता है, काफी स्पंजी हो जाता है। अब बात करेंगे खंडन। आपने तालाब अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल होते हैं, शैवाल यानी काई। हमने देखा है कि काफी ज्यादा होते हैं। जब ये जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन के द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो शैवाल क्या करता है, शैवाल भी अपने आप में इस तरह से विखंडित, यहाँ से देख रहे हैं कैसे विखंडित होता जाता है, एक से दो, इतना बड़ा अगर है तो यहाँ से ये अलग होगा, ये अलग, इस तरह से अलग अलग होते होते एकदम विखंडित होते जाएंगे और ढेर सारे हो जाएंगे। अब बीजाणु निर्माण के बाद से पढ़ते हैं। बीजाणु निर्माण से कैसे होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो भी अलैंगिक में ही आते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न दाब जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षा आवरण से ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फंड जैसे पादप भी जनन बीजाणु के द्वारा ही करते हैं। जनन बीजाणु के द्वारा कौन करते हैं, तो मांस और फंड करते हैं। अब बढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प की संरचना के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। तो सबसे पहले सरसों, गुड़हल और पिटूनिया का कोई पुष्प ले लीजिए, इसके जनन अंग को पृथक करिए, पुंकेसर और स्त्री केसर के भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिसमें तो या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उस पर उपलब्ध हो, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, वो पुष्प जिसमें या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो। और द्विलिंगी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही उपस्थित हो, जैसे कि मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे, ये सभी क्या है, एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे द्विलिंगी होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों में पाए जा सकते हैं। मतलब नर
नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी पुष्पों में होता है। तो क्या आप पुकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो कि नर युग्मों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्म अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। मतलब कि पुकेसर में परागकोश और तंतु ये दो भाग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? परागकोश और तंतु। ये देखिए, ये हो गया परागकोश, ये दोनों, और ये इसका जो है तंतु है। ये दोनों किस में आते हैं? ये पुकेसर के भाग होते हैं। और स्त्री केसर में क्या आते हैं? स्त्री केसर में परागकण आता है। स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, जो कि ये देख रहे हैं कुछ अलग डिजाइन का जो है बीच में एकदम वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आती है और अंडाशय आता है। अंडाशय यहाँ नीचे होता है, वर्तिकाग्र हो गया, और नीचे अंडाशय होता है जहां क्या होता है? अंडे का निर्माण, बीजांड का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के युग्मन से युग्मनज बनता है। मतलब नर और मादा के युग्मों से क्या बनता है? युग्मज बनता है। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। मतलब कोई पुष्प है, एक ही पेड़ है, उसमें कई सारे पुष्प हैं, तो उसी पुष्प का जो है वर्तिकाग्र, उसी पुष्प का जो है परागकण उसी पुष्प के, मतलब किसी और पुष्प, उसी पेड़ के अन्य पुष्प पे गिरता है। जैसे ये एक पौधा हो गया, इसको एग्जांपल से देखते हैं। ठीक, इसमें ये एक फूल यहाँ पे है और एक दूसरा फूल यहाँ पे है। अब इसमें हुआ क्या कि यहाँ का जो परागकण है, यहाँ का ये परागकण यहाँ के वर्तिका पे आकर के ये परागकण क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको जो हम है पर परागण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पर परागण बोलेंगे। अब निषेचन की बात करें। निषेचन क्या है? नर तथा मादा युग्मों के युग्मन यानी संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर और मादा के युग्मन से जो नई कोशिका बनती है उसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। मतलब जो प्रक्रम है उसको क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज यानी एक तरह से जैसे स्त्रियों में बच्चे का जन्म निर्माण होता है तो वो भी कहाँ से? पेट भ्रूण से होता है। उसी तरह पौधों में भी क्या होता है? युग्मनज का निर्माण भ्रूण से होता है। आगे है फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। जैसे पुष्प धीरे 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 क्या होता है? सूख जाता है, उसकी पंखुड़ियां वगैरह सब क्या होते हैं? सूख जाते हैं। लेकिन वहां अंडाशय में क्या होता है? फल विकसित हो जाता है। धीरे धीरे अंडाशय में से फल विकसित होने लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया फिगर अंडाशय का। यहाँ से धीरे धीरे युग्मज का निर्माण होता है और यहाँ से अंडाशिका बनना प्रारंभ हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक पतला सा ये क्या होता है? कवर होता है, सुरक्षा घेरा एक तरह से। और ये छोटा सा जो है हमारा क्या है? बीज। इसी तरह ये एक कवर होता है और इसके अंदर इसकी बीज सुरक्षित होती है, जैसे बादाम है। बीज प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी फैलना। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाव कैसा होता है? तो जब बीज क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उग जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में सहकर्मी
करते समय आपने अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे आसपास अगर हम खेत में या फिर जो है बगीचे वगैरह में रहते हैं, तो कई बार बीज जो होते हैं उठने बैठने में या घूमने फिरने में क्या होता है, हमसे चिपक जाते हैं। तो इस तरह से बीजों का भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो उनका प्रकीर्णन हो जाता है। आगे है, प्रकृति में पादपों के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। सहस्त्रमिष्ट तथा द्विफल मैपील जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक मदार के रोमे युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि मदार का फूल देखा होगा, क्या होता है, धीरे 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 उसके में रोए होते हैं जो कि हवा के साथ उड़ जाते हैं और उड़ने से बहुत दूर जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये सूरजमुखी का है, तो क्या होगा, धीरे धीरे, चूंकि ये रोआ है पतला एकदम हल्का, तो ये हवा के साथ क्या होगा, उड़ जाएगा, कहीं और चला जाएगा। और ये इसका बीज है, तो धीरे धीरे ये बीज क्या होता है, उड़ने के कारण वहां बहुत दूर जाके वहां भी पनपने लगता है। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन करते हुए तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। मतलब कुछ बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, जल के माध्यम से होता है। और जल के माध्यम से होने वाले बीज कैसे होते हैं, तो ये स्पंजी होते हैं और इनमें तंतुमय होती है। मतलब कि इनमें बड़ी बड़ी रस्सियों जैसी आकृति संरचना धागेनुमा होती है। उदाहरण के लिए नारियल, अभी नारियल देखा है, नारियल में कैसे बड़ी बड़ी रस्सियां चिपकी रहती हैं, उनमें स्पंजी भी होता है। कुछ बीज जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कटी कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इसके उदाहरण यूरेना और जेंथियम हैं। यूरेना और जेंथियम ऐसे बीज होते हैं जो कि कपड़े में हमारे चिपक जाते हैं और दूर तक जाते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर होकर गिरते हैं और एरंड और बालसम के पादप में भी ऐसा होता है। एरंड यानी और बालसम, एरंड यानी वो पहले जैसे नारियल का तेज हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह एक एरंड आता था, एक पेड़ रहता था जिसके अंदर कुछ इस तरह की संरचना की एक बीज रहती थी, उसका तेल यूज होता था, काफी स्मेल करता था। तो वो भी क्या होता है, उसका बीज कुछ इस तरह से रहता था। 1 मिनट, हाँ, उसका इस तरह से वो खुला रहता था और एक फल में करीब 6 या 3 बीज होते थे। इस तरह से 1, 2 और 3, और ये ऐसे पूरा बंद रहता था। जब ये पक जाता था तो झटके से खुलता था और इसके बीज, जैसे यहाँ पे अगर पेड़ है तो ये बीज यहाँ से यहाँ गिरते थे, इतनी तेजी से ये फटता था। तो इस तरह से इसका भी प्रकीर्णन जो है हो जाता था। तो ये भी चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने मेन मेन क्या पढ़ा, तो हमने पादपों के बारे में पढ़ा कि उनका प्रजनन कैसे होता है। पादपों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का जो नाम है वो है गति एवं समय। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है गति और समय के बारे में जानेंगे। तो गति क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या हो गया, गति हो गई। और समय क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो समय लगता है वही हमारा समय होता है। ठीक, अब गति में बात कर लें कि गति मंद और तीव्र होती है कैसे। मंद यानी कंपेयर करने के लिए हम लोग दो ऑब्जेक्ट ले लें, एक कार ए है, एक कार बी है, दोनों गति कर रही हैं। ए जो है 2 किलोमीटर स्पीड से गति कर रही है और बी 5 किलोमीटर की स्पीड से गति कर रही है। तो कौन फास्ट होगी, तो बी वाली फास्ट है, ए वाली
स्लो है, स्लो यानी मंद है, और बी वाली तीव्र है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक कार जो है, जैसे ए जो है अभी फास्ट है, लेकिन हो सकता है आगे चल के ये अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कर ले, तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। बी हो सकता है अपनी 2 किलोमीटर की स्पीड कर ले, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। हमेशा ये फिक्स नहीं रहता है कि जो फास्ट है वो हमेशा फास्ट ही रहेगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं चाल की। चाल क्या होता है? किसी एकांक वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कोई एक निश्चित समय में, एक फिक्स समय में वस्तु के द्वारा जो है तय की गई दूरी क्या कहलाती है? उसकी चाल कहलाती है। चाल चाल जो होती है उसको चाल यहाँ पे जो है औसत, जैसे हम लोग चाल निकालते हैं ना, औसत चाल, तो यहाँ पे चाल शब्द का ही हम यूज करेंगे। किसके लिए? औसत चाल के लिए सिर्फ चाल शब्द का ही। जैसे फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक मिनट, ये फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे हमने औसत चाल की जगह सिर्फ चाल यूज किया है, यानी चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। अभी ये घटना जान लेते हैं कि दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियां तय अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियमित चाल से गति करते हुए देखते हैं। मतलब बिरले का मतलब बहुत कम ही जो है हम वस्तुओं को एक लंबी दूरी तय करते हुए या फिर किसी वस्तु को एक निश्चित समय तक लगातार देखते रहते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी एक सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की चाल नियत गति से एक समान गति, नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। मतलब कि जैसे ये वस्तु एक सीधी गति से जा रही है और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, तो ये इसकी क्या हो गई? असमान गति हो गई। लेकिन अगर ये इसी तरह सीधे चली जा रही है तो ये क्या होगी? एक समान गति हो जाती है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है। आगे है, यदि हम किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई वस्तु जो है कितनी दूरी तय कर रही है, निश्चित दूरी को अगर हम माप लें तो हम क्या कर सकते हैं? तो समय को माप सकते हैं। उस वस्तु की जो चाल है हम उसको माप सकते हैं। मतलब हमें दूरी पता हो और समय पता हो तो चाल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमें दूरी मालूम है, समय मालूम है, तो चाल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं समय के मापन की। तो समय के मापन के लिए हमेशा, अभी जैसे घड़ियां हैं, उस पहले जमाने में ऐसी घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग कैसे मापते थे? लोग सूर्य के उदय होने अस्त होने से मापते थे। जो है सैंड वॉच होती थी, सन वॉच होती थी। मतलब सूर्य का प्रकाश जो है जैसे जैसे घूमता था उसकी आकृति बनती जाती थी वस्तु की, उससे भी समय का जो होता था मापन होता था। माह के अंतराल में होता था। चांद के निकलने से हम लोग जो है घड़ी को मापा करते थे। मतलब महीने को माप लिया करते थे कि आज चांद निकला है तो कितना होगा। यहाँ पे जैसे दिया है ना, एक अमावस्या नव चंद्र वर्ष से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की जाती थी। एक अमावस्या बीत गई, दूसरी अमावस्या आएगी तो एक माह पूर्ण हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग मापते थे। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में बहुत सारी युक्तियां हो गई हैं, घड़ियां हो गई हैं, तो जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? समय को बड़े आसानी से माप सकते हैं। आज जो है आवर्त गति का एक सरल लोलक है। आवर्त गति क्या होती है? तो पहले हम आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसके छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को एक दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। लोलक का गोलक कहते हैं। जैसे हमने आवर्त गति के लिए क्या किया? एक छोटा सा यहाँ पे मेटल या कोई पत्थर ले लिया, इसको इस तरह से हुक से जो है बांध दिया है,
और अब क्या करेंगे, पॉइंट ओ पे इसको स्थिर कर दिए, ओ से इसको मूव करेंगे ए की तरफ और छोड़ देंगे, फिर ये क्या करेगा, ए से बी की तरफ जाएगा, फिर बी से ए, फिर ए से बी और बी से ए। तो यही क्या होगा, इसका आवर्त काल होता है। मतलब एक बार ए से बी और बी से ए आना, उसका क्या हो जाएगा, एक आवर्त काल उसका पूर्ण हो जाता है। इसी को हम आवर्त काल कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे लोलक का आवर्त काल कहते हैं। मतलब और उस एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे। अब यही क्रियाकलाप कैसे किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है। तो हाँ, लगभग लगभग समान आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तित होता है। लेकिन जब मीन निकालते हैं मतलब टोटल, तो लगभग समान आता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्स कहते हैं। मतलब वो घड़ियां जिनमें विद्युत सेल यूज की जाती है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जो है क्वार्ट्स के नाम से जाना जाता है। आगे है समय तथा चाल के मात्रक। अब समय और चाल के मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, एस होता है। समय के बड़े मात्रक मिनट भी होते हैं और घंटा भी होता है। समय को जो है हम मिनट में भी देखते हैं, घंटे में भी मापते हैं और सेकेंड में भी। लेकिन मूल मात्रक, मेन मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो सेकेंड होता है, जिसको एस से जो प्रतीक किया जाता है उसका प्रतीक होता है। ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि चाल, चाल का क्या होता है, चाल का मात्रक, चाल कथाचित मूल मात्रक है क्या, किसी, चूंकि चाल दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इस तरह से मूल मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूरी की मूल मात्रक जो होती है मापने की, वो मीटर होती है, समय का सेकेंड। तो इस तरह से चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसे इसको मीटर पर मिनट में भी माप सकते हैं, किलोमीटर पर हावर में भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब समय को, जो दूरी को है इसको किलोमीटर में ले लेंगे, समय को घंटे में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक रोचक कहानी है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका हुआ कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज, स्पंदन, धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। मतलब एक राउंड जितना वो लगाता है ऐसे, उनकी धड़कन भी उतने में एक बार करती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमाइनी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। मतलब पहले जो है लोलक वाली घड़ी आई, जैसे इसमें बताया गया है कि एक लोलक इतना बड़ा है, एक लोलक इतना, एक लोलक और एक पूरा इतना बड़ा है। तो इन सभी का आवर्तकाल क्या होगा, जितने समय में ये इस बिंदु ए से बी तक आएगी ये वाली लोलक, उतने में भी ये भी जो है ए से बी तक आएगी, और ये भी ए से बी तक। मतलब सबका जो है आवर्तकाल क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो फिर धीरे धीरे घड़ी में विकास हुआ, सुधार हुआ, और कलाई घड़ी और दीवार घड़ी जो है बिना लोलक के भी बनने लगी। अब आगे देख लेते हैं। ये क्या हो गई, ये पुराने जमाने में जैसे हम लोग जो है जंतर मंतर पे एक धूप घड़ी है, वहां पे जंतर मंतर में एक धूप घड़ी बनी हुई है। यहाँ पे सैंड रेत वाली घड़ी दिखाई गई है कि किस तरह से जो है हम लोग चीजों का यूज करते थे। आगे देखते हैं चाल मापना। चाल को कैसे मापते हैं, समय तथा दूरी को कैसे मापे, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल
परिकलित कर सकते हैं। कैसे परिकलित कर सकते हैं देखते हैं। उसके लिए चाल को मापने के लिए क्या करते हैं, चाल को मापने के लिए यहाँ पे यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। जैसे चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब कैसे इसको मतलब चाल, हम किसी वस्तु की चाल को कैसे ज्ञात कर लेते हैं, तो उसकी जो दूरी है, जैसे एक बॉल यहाँ पे ए है और बी बिंदु तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और समय कितना लगा है। हमें दूरी मालूम करनी है और समय, उसके बाद तो हम आसानी से क्या ज्ञात कर लेंगे, उसकी चाल, कि किस चाल से वो वस्तु जो है जा रही है। यहाँ पे सामान्य उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकेंड होता है। तथापि हम ऐसे विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकेंड के छोटे समय अंतराल को माप सकती हैं। इसमें से कुछ घड़ियां 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रो सेकेंड तथा नैनो सेकेंड जैसे शब्द सुने होंगे। माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है। सेकेंड का 10 लाखवां भाग कौन होता है, माइक्रो सेकेंड होता है। एक नैनो सेकेंड का 1 अरबवां भाग होता है। नैनो सेकेंड जो होता है वो सेकेंड का कौन सा भाग होता है, 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का प्रयोग होता है वे सेकेंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरब वर्षों में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें हम व्यवहार करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि सेकेंड जो होता है उसको हम नैनो सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में भी नापते हैं। कई ऐसी घड़ियां होती हैं जो इनको भी नापती हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी चाल की, दूरी की। तो दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हमको उनकी चाल चाहिए और समय चाहिए। जैसे कि चाल मापने के लिए क्या चाहिए था, दूरी चाहिए थी और समय चाहिए था। उसी तरह समय मापने के लिए क्या चाहिए, दूरी चाहिए और चाल चाहिए, उनकी स्पीड क्या होगी। हम लोग अक्सर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, गाड़ी में जो है इस तरह की जो है 2 मीटर लगे रहते हैं। तो एक में जो होता है किलोमीटर पर हावर लिखा रहता है जिसको चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इसमें जो है किलोमीटर पर हावर की गति का चिन्ह बना होता है और इससे क्या होता है, स्पीड का पता चलता है कि गाड़ी किस स्पीड से जाती है। इसके अलावा इसमें एक अन्य भी मीटर होता है जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को क्या कहते हैं, पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ओडोमीटर से क्या मापते हैं, तो ओडोमीटर से दूरी को मापते हैं। ओडोमीटर या पथ मापी से क्या मापते हैं, दूरी को मापते हैं। और चाल को चाल मापी या फिर स्पीडोमीटर से मापते हैं। आगे आगे ये हमारा दूरी समय का ग्राफ हो गया। दूरी और समय के ग्राफ को जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि दूरी और समय का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। दूरी और समय, ये हम जो है इसमें एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस पे हम दूरी को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस पे जो है समय को दर्शाते हैं। दूरी को किलोमीटर में लेते हैं और समय को यहाँ पे मिनट में लिया गया है। तो अब यहाँ पे ये जो डॉट दिखाया गया है मतलब 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। 2 मिनट यानी 2 मिनट में जो है 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। यहीं अगर दिखाया रहता है 3, अगर इस तरह से कुछ रहता ग्राफ कि 3 मिनट, तो 3 मिनट में कितने की दूरी तय होती, 2 किलोमीटर की दूरी तय होती। इस तरह से हम जो है समय और दूरी को ग्राफ पे भी दर्शा सकते हैं।
यहाँ पे दिया है ना 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पे किलोमीटर जो है, 1 मिनट इसको इरेज करें। ग्राफ बनाने के लिए हमारी एक्सिस ये वाई, यहाँ पे हम दूरी दिखाएंगे और यहाँ पे समय। तो यहाँ पे दूरी क्या है 5 किलोमीटर, तो 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 किलोमीटर होगी। 5 किलोमीटर दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब चूंकि 5 किलोमीटर की दूरी हम इतना ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या करेंगे, इस 5 किलोमीटर की दूरी को हम लोग 1 सेंटीमीटर में दिखा देंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ज्यादा बड़ी दूरियों को हम छोटे यूनिट में भी कन्वर्ट करके इस तरह से दिखा सकते हैं। आगे यही जो है दूरी की बताई गई है। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने मेन कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे। तो एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चलता है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ी बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो ये भी चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया है।